नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। ये संस्करण कल रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर कुछ अपरिहार्य कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। तो पिछले हफ्ते जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। जैसा कि हम हर हफ्ते करते हैं, हम इनसे उस खास हफ्ते में यानी कि पिछले हफ्ते में घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे नई परख के साथ जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के भीतर भी उसे लेकर काफी आक्रोश है और ऐसा भी लग रहा है कि पूरी दुनिया में एक तरीके से आर्थिक तबाही का मंजर बनते जा रहा है। हर जगह जहां भी देखें शेयर बाजार लुढ़का पड़ा है। जो ट्रंप का ये फैसला है उस फैसले को हम कैसे देखें? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होकर जो भी वो निर्णय लेते जा रहे हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? मैं दो तीन चीजें जो मैं स्पष्ट करूं, जैसे एक तो यह है कि आ, मतलब जनरली ये थोड़ी बदतमीजी की बात होती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नोटबंदी के फैसले को आप कैसे देखते हैं, तो वो तबाही थी कि बेवकूफ़ी थी कि जानबूझ के था, तो ये उसी तरह का फैसला है। तो मतलब मैं माफ़ी के साथ, क्योंकि मैंने इसको काउंटर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे आप नोटबंदी को देखते थे उसी तरह से इसको देख लीजिए। खैर, ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब ट्रम्प साहब आए थे और उन्होंने जो रिटर्न अपना 2 अप्रैल को जो जारी किया था, जब टैरिफ लगाया था, तो उसमें उन्होंने लिखित उसमें ये कहा था कि जो उनका ट्रेड डेफिसिट है वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर का है। हालांकि जब उसको ध्यान से पढ़िए तो वो भी असल में क्या है ना, ये जितने इस तरह के शासक हैं सब झूठ बोलने की पहली क्लास तो वही लेते हैं। अब कोई उसमें पीएचडी कर लेता है और कोई उसमें प्राइमरी रहता है। 1.2 ट्रिलियन डेफिसिट नहीं है, 1.2 ट्रिलियन डेफिसिट गुड्स में है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जब वो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 250 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। तो उनका जो नेट नेट है वो मतलब 95, माफ कीजिएगा, 950 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब 0.95 ट्रिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। जो ट्रंप जी ने ये हरकत की है उसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि उन्होंने 1 ट्रिलियन को करीब वो ठीक करना चाहते थे। इन फ्राइडे को वो लागू हुआ। फ्राइडे को जिसको कह रहे हैं, अब वो जिसको ब्लड बाथ बोल रहा है, वो अमेरिका में चल ही रहा है। अमेरिका का फ्राइडे और पूरे दुनिया का मंडे को मिला के 9 ट्रिलियन के जो पैसे हैं निवेशकों के वो उड़ चुके हैं। मतलब जो वैल्यू थी मार्केट कैपिटलाइजेशन वो कम हो चुका है। उसमें से केवल अमेरिका का 5 ट्रिलियन का वो खत्म हो चुका है। तो आप कौन सी चीज जो करना चाहते थे, आपने एक उसके झटके से आपका जो 1 ट्रिलियन करना चाह रहे थे, 9 ट्रिलियन का ऑलरेडी। अगर इसको ये नोशनल नुकसान है उस तरह से देखिए तो एक। दूसरा यह है कि वो बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू टू बिकम रिच। ये उनका स्टेटमेंट है, दिस इज द टाइम टू बिकम रिच। मतलब वो इसमें उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट आया है कि दुनिया के 50 देशों ने हमें अप्रोच किया है और अब हम उनसे बात करेंगे। मतलब ये जो दादा का नहीं होता है कि मैंने सबको हड़काया था, 50 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, 60 देश शायद इस टैरिफ की मार में आए थे। जो सबसे 3 देशों ने इसमें प्रमुख रूप से जिन्होंने, जिनको कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी दिखाई, उसमें पहले नंबर पे चाइना है। चाइना ने उस लीड को अपने हाथ में ले लिया है। जो जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़े होके आंख में आंख डाल के ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम चीन ने किया है। और वो कारण पे अभी हम नहीं आ रहे क्योंकि जवाब बहुत लंबा हो जाएगा। चीन के पास इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की बहुत फैला हुआ मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें वो इस तरह की धमकी देके उसका जवाब भी वैसे ही दे सकते हैं। चाइना और वियतनाम ने भी वैसे ही रिएक्ट किया है। एक छोटा सा देश है सिंगापुर, हमसे बहुत छोटा देश है। अभय जी उसको सुनी चुके होंगे, हमारे दर्शक भी सुन चुके होंगे। मैं फिर आग्रह करूंगा दर्शकों से, क्योंकि करीब 5 मिनट का उनका वीडियो है। बेहतरीन भाषण दिया है उसने। अमेरिका जैसे देश को, उनके प्राइम मिनिस्टर लॉन्ग या कौन है, उन्होंने कहा है कि क्या कर रहे हो, तीसरे विश्व युद्ध में ढकेल रहे हो, दुनिया टूट जाएगी। और उन्होंने अमेरिका को फटकार लगाई है। हमारे यहां हमारे मोदी जी जब 9 ट्रिलियन हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान में करीब 30 लाख 25 से 30 लाख करोड़ रुपए उड़ गए हैं
तो मोदी जी आज क्या किए हैं ट्वीट कि मोटे दुबले कैसे हुआ जाए। ये मोदी जी की देश के प्रति ये चिंता है कि आज उनके पास सबसे बड़ा जो मसला था वो यह है कि दुबले कैसे हुआ जाए। ये मोदी जी का आज का ट्वीट है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मुझे इस पे कोई नहीं था, मोदी जी बिल्कुल गाली ना दे, लेकिन मोदी जी कम से कम ये तो अच्छा। दूसरी मोदी जी ने सौगात क्या दी दुनिया में, इससे $72 जो बैरल प्रति बैरल जो तेल था वो 60 आया है, सोना टूटा है। और मोदी जी ने आपदा में अवसर ₹2 अपने दाम बढ़ा, मतलब एक्साइज बढ़ा दी है सरकार, वो तो सरकार है ना, सरकार के लिए उन्होंने ₹2 का एक्स्ट्रा इंतजाम कर दिया है पर लीटर डीजल और पेट्रोल, और ₹50 पर सिलेंडर गैस के सिलेंडर। उज्ज्वला योजना में भी वो लागू हो रहा है, जो 503 का था 553 या 540 का था तो 593 50 में। आपदा में अवसर इसको कहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एक देश का ऐसा नेतृत्व जो बिल्कुल अनकंसर्न है, अरे भाई देश के लोगों से यही कहो कि घबराइए मत, हमारे पास इस तरह का है, हमारे पास इस तरह की ताकत है, हमारे पास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप लोगों को घबराने, वो ये भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये कहने से कहीं बड़े पापा गुस्से ना हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो क्राइसिस है उसमें, क्राइसिस तो है, इससे इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन हमारी मुश्किल ये हो गई है 80 करोड़ लोग जिनको हम अनाज पे जीवित रखे हैं, वो 80 करोड़, खतरा ये है कि कहीं वो 100 करोड़ ना हो जाए। इस एक व्यक्ति जो अमेरिका में आया है और जिसके सामने हमारा नेतृत्व बिल्कुल हाथ बांधे खड़ा है, ये शायद मेरे हिसाब से ये एक बड़ी दिक्कत है। कमल जी। प्रोफेसर, आज मैं प्रोफेसर अरुण कुमार से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि ये ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी कि भूमंडलीकरण की दिशा वापसी की तरफ मुड़ेगी और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा, हर देश अपने अपने सीमाओं को बंद करने की कोशिश भी कर सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप भी इस तरह की संभावना को देखते हैं? और दूसरा, क्या आपको सच में ऐसा लगता है, जैसा आनंद वर्धन जी ने कहा, कि भारत सरकार जो है वो एक तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ सी नजर आती है, कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो उन्हें ये उम्मीद है कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा। क्या भारत सरकार एक तरीके से दिशाहीनता की स्थिति में नजर आती है इस मुद्दे पर? देखिए, इस बात को इस तरह भी देखा जा सकता है कि भारत सरकार दिशाहीन नहीं है, उसने दिशा पकड़ ली है और उसकी दिशा ये है कि ट्रंप की पिछलग्गू बने रहो, ये उसकी दिशा है। मेरे ख्याल से भारत में इतने अर्थशास्त्री हैं, सरकार के पास इतने आर्थिक सलाहकार हैं, खुद मोदी जी भी इतने नादान नहीं है, ना ही निर्मला सीतारमण इतनी नादान है, ना ही पीयूष गोयल इतने नादान है, ना ही भारत के कारपोरेट जार जो है, अदानी अंबानी और दूसरे लोग, बिरला और सुनील भारती, ये लोग इतने नादान हैं कि वो न समझ सकें कि हो क्या रहा है। सब लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं तो वो क्यों नहीं जानते, वो भी जरूर जानते हैं, केवल प्रोफेसर अरुण कुमार ही नहीं जानते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं क्या हो रहा है। सवाल यह है कि आप किस मुकाम पर खड़े होकर इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। मेरा मानना है कि उन लोगों ने नीति बना ली है कि अमेरिका के किसी भी तरीके से खिलाफ नहीं आना है। जैसे आनंद जी ने कहा कि बड़े पापा नाराज हो जाएंगे, डर जाएंगे, तो वास्तव में यही बात है। ये वास्तव में बड़े पापा को नाराज न करने के लिए ही चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी किस्म का वक्तव्य नहीं दे रहे हैं। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो तो आप भूल ही जाइए, कभी भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को ललकारेगा, कभी नहीं, किसी ने नहीं ललकारा। जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं ललकारा था। मोदी जी की तो औकाती क्या है, कोई नहीं ललकारा। देखिए, वो अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के लिए हमेशा बहुत बड़ी ताकत रहा है, उस वक्त भी जब अमेरिका से भारत के संबंध बहुत मधुर नहीं थे, इंदिरा गांधी के जमाने में। और मोदी जी तो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपतियों की आभा से रोशनी प्राप्त करते रहे हैं, अपना चेहरा चमकाते रहे हैं और उस रूप में देश में अपने आप को पेश करते रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि अगर वो अमेरिकी राष्ट्रपति का मित्र माना जाएगा, उनका हमजोली माना जाएगा, तो उससे भारत के वोटरों को लगेगा कि मोदी जी ने भारत की शान बढ़ा दी। यही उन्होंने बराक ओबामा के साथ बराक करके जो बातचीत की थी उसमें किया था, और यही ट्रंप का हाथ पकड़ के जब हाउडी मोदी में उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार किया था तब भी उन्होंने किया था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, सब लोग इस बात को जानते हैं, और आगे लगातार पहुंचता रहेगा नुकसान। इसकी मोदी जी को कोई खास परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि आर्थिक प्रश्न के ऊपर ना उन्होंने कोई चुनाव जीता है और न ही आर्थिक प्रश्न के ऊपर कोई चुनाव होने दिया है।
उनकी पूरी योजना ही है कि वो आर्थिक प्रश्न पे कोई चुनाव नहीं होने देंगे। इसीलिए आप देखिए पूरे देश में एक कोने से दूसरे कोने तक किसी न किसी रूप में हिंदू मुसलमान चल रहा है, कभी वक्फ चल रहा है, और ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। आप योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनके तो चेहरे पे ही सांप्रदायिकता लिखी नजर आती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे नहीं लिखी नजर आती, लेकिन वो भी उसी सांप्रदायिक स्वर में बोल रहे हैं। तो सब लोग एक ही स्वर में लगातार बोल रहे हैं, और पूरा माहौल इस तरह का बना रखा है ताकि आर्थिक सवाल के ऊपर कोई चर्चा ही ना हो। ये उनका पूरा दांव है। अब आप एक समझने वाली बात यह है कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था के पास अपने पांव हैं, जैसे चीन के पास अपने पैर हैं, सिंगापुर के पास अपने पैर हैं, तो इसलिए वो उसमें खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं, कुछ सीना तान सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्रंप के सामने चुनौती फेंक सकते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तो इन देशों के मुकाबले बहुत कमजोर है, हमेशा से रही है, अब और भी ज्यादा कमजोर हो गई है, हमेशा से रही है और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। तो ये सब इन लोगों के बस के बाहर की बात है, उसका कोई मुकाबला कर पाना। इसलिए किसी बात का कोई जवाब नहीं होता है। जो ट्रंप ने टैरिफ 2 अप्रैल को जो टैरिफ लगाया, उसके अंदर जो उन्होंने आदेश पारित किया है अपना, वो बहुत लंबा आदेश है। उसमें मोदी जी की जरूर एक आध वाक्य में तारीफ है, लेकिन बाकी बातों में तो भारत की सरकार, प्रशासन, निर्णय लेने के तरीके वगैरह, इन सब की उन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की है ट्रंप ने, और उस बात को भारत के अंदर छिपाया जा रहा है। हम लोगों को चाहिए कि उस आदेश को निकालकर वो जो भारत सरकार की जो कड़ी आलोचना की है वो सामने पेश की जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति क्या समझता है कि हम लोगों की निर्णय लेने की क्षमता, ये सब क्या है, हम लोगों में कितना ढील ढाल है, कितना हम चीजों को टालते हैं, कितना अनिर्णय के शिकार रहते हैं, ये सब बातें उन्होंने कही है उसके अंदर। तो ये मेरा मानना यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा संकट के दौर से गुजर रही है। जो नोटबंदी के दौरान संकट आया था वो मोदी जी का बनाया हुआ था, जो कोविड के दौरान संकट आया था वो कुदरत का बनाया हुआ संकट था। इस वक्त ट्रंप का बनाया हुआ संकट है, और मोदी जी का उसमें खामोश योगदान है उस संकट में। ये स्थिति है। देखिए, भारत में जो निर्यात के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को आमदनी होती थी, उसमें हजारों हजारों करोड़, हजारों लाख अरब रुपए का नुकसान होगा, और कोई इसको रोक नहीं सकता है। जितनी बातें कही जा रही, इसमें भारत का फायदा, इसमें भारत का फायदा, उसने वहां उन पे ये लगा दिए, चीन पे लगा दिए, अब इसमें भारत का फायदा, वो सब नोशनल है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि चीन पे ये लगाया गया है, भारत से कुछ ज्यादा लगाया गया है, तो इसमें कुल मिला के आगे चल के भारत को फायदा हो जाएगा। ठोस रूप से क्या है, तुरंत टैरिफ लगाया गया है और तुरंत नुकसान होना शुरू हो गया। अब आगे जाके फायदा होगा कि नहीं होगा। जब कोविड के दौरान चीन बदनाम हो गया था और चीन में पूंजी जाना बंद हो गई थी, तो इस बात की बहुत बात हुई थी कि साहब भारत के अंदर आएगी बहुत पूंजी निकल के। कितनी आई? नहीं के बराबर, ना के बराबर आई, कुछ आया ही नहीं भारत के अंदर। इसलिए नहीं आया क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की पूंजी को आकृष्ट करने की क्षमता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार की पूंजी के लिए एक लुभावनी मंजिल नहीं है कि उसमें लोग आए, और अगर भारत लुभावनी मंजिल होती तो बिना कोविड के भी लोग भारत में आते। तो स्थिति बहुत खराब है, और इस स्थिति का अब देखिए, उन्होंने पेट्रोल और डीजल के ऊपर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिया। क्यों किया उन्होंने? इसलिए किया कि उन्हें पता है कि अभी तुरंत उन्हें अमेरिका से महंगा तेल खरीदना है, उन्हें तुरंत अमेरिका से महंगी प्राकृतिक गैस खरीदनी है, तो वो बढ़ाएंगे ही। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसा भी, आनंद जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65 से नीचे चला गया है कच्चे तेल का व्यापार करने वाली जो 2 बड़ी कंपनियां हैं, 2 बड़े कार्टेल हैं कच्चे तेल का व्यापार करने वाले, एक 62 पे बेच रहा है, एक $60 पे बेच रहा है। ये स्थिति है, और भारत में लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। 3 बड़े सोर्स हैं जहां से भारत सरकार को राजस्व की आमदनी होती है। एक बड़ा स्रोत है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों को बेचने के जरिए, दूसरा शराब बेचने के जरिए आमदनी, तीसरा जीएसटी के जरिए। देखिए, शराब और पेट्रोलियम पदार्थ पर जीएसटी नहीं लगता है, तो जीएसटी की आमदनी अलग है। इन 3 चीजों के भारत सरकार ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती, भारत सरकार ये झेल ही नहीं सकती कि इन 3 में से कहीं से भी उसके लिए राजस्व की आमदनी कम हो जाए। इसलिए उसे बढ़ाते ही जाना है। क्योंकि अमेरिका से महंगे पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने हैं, तो भारत में और दाम बढ़ेंगे, उससे भारत में महंगाई और बढ़ेगी, भारतीय जनता को उससे और भी ज्यादा दिक्कतें होंगी।
आनंद सर, बहुत सारे आलोचकों ने ये कहा है कि असल में ये जो पूरा वक्फ संशोधन विधेयक इस खास समय पर लाया गया, उस पर डिस्कशन हुआ, उसको पारित किया गया। ये सारी जद्दोजहद इसलिए थी क्योंकि जो 2 अप्रैल को ट्रंप करने जा रहे थे, उससे लोगों का ध्यान बाँटा जा सके। क्या आप भी इसे इस रूप में देखते हैं, या आप ये मानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने के पीछे आरएसएस का कोई बड़ा एजेंडा था, और क्या उसे इसी खास समय में पूरा किया जाना ज़रूरी था? आखिर भारतीय जनता पार्टी कौन-सा लक्ष्य हासिल कर पाई ऐसा करके? नहीं, मैं दोनों चीज़ें नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से वक्फ बिल लाने का एक ही और सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो है चुनाव और वोट। देखिए, एक चीज़ हरदम एक ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले 10 साल 11 साल में, और अगर अभय जी मुझे इस पे कुछ बताएँगे तो मैं बहुत उसको समझने की कोशिश करूँगा। एक भी ऐसा एक्शन बताइए जो लार्जर पॉलिसी डिसीजन वोट को छोड़ के और कुछ किया गया। मुझे एक ऐसा निर्णय बताइए कि इसको जब बीजेपी ने देखिए किया, साहब मंदिर बनाया तो बढ़िया, उनका मन में आया कि मंदिर बनाना है तो मंदिर बना दिया। उन्होंने एक एक्शन मुझे G20 तक अगर उन्होंने किया तो उसके पीछे वोट और केवल वोट। वक्फ का एक्शन भी जो लिया गया वो केवल वोट और वोट है, लेकिन उससे 2-3 चीजें सिद्ध करना चाह रहे हैं। एक तो वोट है, और वोट में वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो इतना ज्यादा इस समय आज जो इलाहाबाद में हुआ उसको, क्योंकि उस पर चर्चा नहीं करेंगे, रामनवमी के जुलूस पे जिस तरह से रामनवमी का जुलूस चढ़ जा रहा है प्रयागराज में, किसी की मजार पे, किसी की दीवार पे झंडे फहरा रहा है, गाली बक रहा है, बाजे बजा रहा है, ये सब हम सब लोगों ने देखा है। वो बेंट अपॉन है इस समय, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि कुछ दंगा हो। मतलब वो हर प्रयास कर रही है दंगा करने का, और मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो गाली खा के, गाली सुन के, कोई ये नहीं है कि वो धैर्य की परीक्षा उसकी ली जा रही, वो नहीं रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर उसको ये पता लग गया है कि अगर मेरे रिएक्ट करते ही इसमें बीजेपी और मजबूत हो जाएगी, शायद ये ड्राइविंग फोर्स उसको उससे अलग रख रही। तो नंबर 1। नंबर 2, मेरे हिसाब से उसका जो एक बड़ा फायदा तो वोट है, लेकिन उसका एक तत्कालिक और बिहार में फायदा यह है कि नीतीश कुमार को छोटा करना है, उनके कद छोटे करना। ऐसे ही छोटे हैं उनके कद, उसमें वो ऐसे ही उन्होंने काफी कुछ तोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के काफी साथी जो बिल्कुल अगल बगल के हैं, वो केवल तन से जेडीयू में है, वो मन से, कर्म से, हर तरह से वो बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं, वही भाषा बोल रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो अपने को तन को भी वहां शिफ्ट कर दें, तो वो तय है उनके साथ। लेकिन नीतीश कुमार को अगर छोटा नहीं करेंगे तो अगले चुनाव, मतलब 2025 में जो चुनाव हो रहा है उसके बाद नीतीश कुमार फिर ये कह सकते हैं कि मेरा भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। तो नीतीश कुमार को इस लायक बना दो कि वो किसी लायक ही न रह जाए। इस सारे गेम में जो एक चीज मुझे लगती है कि बीजेपी का एक कैलकुलेशन वो थोड़ा खतरनाक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको अगर मान लो स्विमिंग अगर आप कर रहे हैं, तो शुरू में जब आप सीखते हैं तो आपको लगता है लेंथ पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो आप ब्रेथ में चलते हैं ऐसे ऐसे पूरी लेंथ। बीजेपी थोड़ी सी जो डाउटफुल हो रही है कि उसको ये लग रहा है कि हम अपने आप ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अब उसके वो जोड़ तोड़ कर रहे हैं कि कैसे नीतीश जी को तोड़ेंगे, जेडीयू को तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे, उनको तोड़ेंगे, वो जो भी करे। नीतीश जी की पार्टी को, जेडीयू को छोटा करना उसका बिहार सेंट्रिक फायदा है। इसके अलावा वक्फ बिल से कुछ नहीं होने वाला है, ना उससे मुझे लगता है किसी का फायदा हो रहा है, ना उससे किसी का कोई बहुत ऐसा मेजर नुकसान भी नहीं हो रहा है। मुसलमानों को तंग करने का एक जरूर चिढ़ाने का एक जरिया मिल गया है, लेकिन इसके अलावा कोई मुसलमानों का वो हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए वो केवल वोट की राजनीति है। कमल जी। अभय सर, जैसा कि आनंद सर बोल रहे थे कि इसका लक्ष्य तो नीतीश के कद को छोटा करना था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जो एनडीए के गैर भाजपा घटक दल हैं, चाहे टीडीपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, क्या सच में नहीं ये भी डर है कि इनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, और इस डर से भी इनकी राजनीति काफी संचालित होती है कि अगर हम भाजपा के विरोध में जाते हैं तो ईडी सीबीआई तो पीछे पड़ेगी, पार्टी भी टूट जाएगी? क्योंकि बहुत सारे जगहों पर इस तरह का विश्लेषण भी सामने आया। आप इस देखिए, विश्लेषण को कैसे देखते तेलुगु देशम पार्टी को तो कोई डर नहीं हो सकता है इनके द्वारा तोड़े जाने, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी भाजपा से साइज में, आकार में तमिलनाडु में बहुत बड़ी है। मतलब कोई हैं? दोनों में कोई तुलना ही नहीं है दोनों में। भाजपा तो बहुत ही छोटी उपस्थिति है आंध्र प्रदेश में, माफ कीजिए, आंध्र प्रदेश में भाजपा तो बहुत छोटी उपस्थिति है। तो तेलुगु देशम पार्टी के तोड़े जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, एक और बात है कि जो शक्तियां भाजपा को आंध्र प्रदेश में चला रही हैं, उनमें से भी ज्यादातर शक्तियां कम्मा समाज से आई हैं।
कम्मा समुदाय की देन है। और जो शक्तियां तेलुगु देशम को चला रही हैं वो तो कम्मा समाज की देन है ही, वो तो कम्मा समाज की पार्टी है। एक तरह से भाजपा भी कम्माओं की पार्टी बन गई है आंध्र प्रदेश में, और तेलुगु देशम भी कम्माओं की पार्टी है। उनके मुकाबले जो खड़ी हुई शक्तियां हैं वो सब, जो कांग्रेस है वो रेड्डियों की पार्टी है, और जो वाईएसआर कांग्रेस है वो भी रेड्डियों की पार्टी है। तो आंध्र प्रदेश में इस तरह से राजनीतिक विन्यास इस किस्म का है, तो वहां पे भाजपा की ये ताकत नहीं है कि उसको तेलुगु देशम को वहां तोड़ पाए। तेलुगु देशम जब चाहेगी तो भाजपा को तोड़ सकती है। मेरा मानना है अगर अगर चंद्रबाबू नायडू एक बार सोच लें कि भाजपा संबंध नहीं रखने हैं, तो भाजपा के जो 5-6 एमपी हैं वो कभी भी तेलुगु देशम में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत आसान है वहां पर जाना। तो वहां की स्थिति वैसी है। हाँ, नीतीश कुमार में इस बात का डर है कि उनकी पार्टी के साथ भाजपा छेड़छाड़ कर सकती है। चिराग पासवान को भी इस बात का डर है कि उनकी पार्टी के साथ भाजपा छेड़छाड़ कर सकती है। और मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी को भी इस बात का कहीं ना कहीं डर होगा कि उनकी पार्टी के साथ भाजपा छेड़छाड़ कर सकती है। ये जरूर लोग भाजपा, क्योंकि देखिए बिहार में भाजपा एनडीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में उसके बड़े होने में किसी को शक है ही नहीं। जयंत चौधरी तो कहीं उसके अगल बगल बैठते ही नहीं, कहीं बहुत ही बड़ी पार्टी है भाजपा वहां पर। तो तेलुगु देशम की स्थिति, आंध्र प्रदेश की स्थिति अलग है, यहाँ पर जरूर इनमें डर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी तोड़ने के डर से इन्होंने ऐसा किया है। मेरा ये मानना है कि भाजपा के साथ रहने से ये केंद्र सरकार की भी सत्ता का भोग कर रहे हैं और राज्य सरकार में भी सभी दल सत्ता का भोग कर रहे हैं। डबल उनके दोनों हाथों में लड्डू है। थोड़े बहुत मुसलमान वोट कम हो जाएंगे तो हो जाए, देखा जाएगा, उसकी कोई भरपाई की जाएगी, किसी तरह से कोटा फुसलाया जाएगा, कुछ तिकड़म की जाएगी, वो सब देखा जाएगा, बाद में प्रबंधन किया जाएगा उस समस्या का, जो कमी हो जाएगी उसका कुछ मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन अभी तो सवाल ये है कि अभी न तो वो राज्य सरकार की उसमें छोड़ना चाहते हैं कुछ भी, क्योंकि अगर भाजपा झगड़ा हो गया तो राज्य सरकार भी जाएगी और केंद्र सरकार भी जाएगी। तेलुगु देशम के हाथ से राज्य सरकार नहीं जाएगी, ये सही बात है, लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार यहाँ से राज्य सरकार चली जाएगी, उन्हें महागठबंधन से समझौता करना पड़ेगा, और जयंत चौधरी के हाथ से भी चली जाएगी, चिराग पासवान के हाथ से भी चली जाएगी। तो इस बने बनाए बढ़िया इंतजाम से दोनों तरफ से मलाई खाई जा रही है, सत्ता का भोग किया जा रहा है, हर तरह से माननीय और आदरणीय बने हुए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल भी मिले हुए हैं और राज्यों में भी सरकार बनी हुई, तो कौन छोड़ता है इस बात को? ये है असली बात। ऐसी बात नहीं है कि ये लोग नहीं समझते हैं कि हमें मुसलमान वोटों का नुकसान होगा। भाई हमसे ज्यादा, मैं मानता हूं कि हर नेता मुझसे ज्यादा काबिल है। मैं किसी नेता को नहीं समझा सकता हूं उसका हित क्या है, मैं किसी नेता को नहीं समझा सकता हूं उसे कैसे चुनाव लड़ना चाहिए, किससे गठजोड़ करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। मूर्खता होगी अगर मैं ये कोशिश करूंगा तो, परम मूर्खता होगी। वो सब जानते हैं, हर चीज जानबूझ के सोच समझ के करते हैं। आनंद सर, मैंने एक विश्लेषण देखा था और मुझे ये ठीक भी लगा था कि नीतीश कुमार को अगर वो स्वस्थ हैं तो खुद आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि उन्होंने वक्फ बिल पे जो निर्णय लिया वो क्यों लिया। तो ये जो आपने कहा कि नीतीश कुमार को छोटा करना एक लक्ष्य था, वक्फ बिल को लाना, वक्फ संशोधन बिल को, तो वो बीमार हैं, ये खबर मार्केट में या पूरे समाज में फैल जाना वो भी भाजपा के हित को साधता है, और शायद नीतीश कुमार सच में बीमार है, इससे जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक भगदड़ की स्थिति है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जो जो अभय जी ने कहा, मैं वही, नीतीश कुमार जी हम सब लोगों की कलेक्टिव विजडम से ज्यादा समझते हैं कि उनको कब और क्या बोलना है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो बेख्याली में है। और मैं अभय जी, मैं पहली बार भाई कोई आदमी जान रहा हूँ जो ये कह रहा है कि उस नेता को ज्यादा पता है। नहीं तो मुझे अभी तक अगर 1000 लोग मिले होंगे तो 1000 में से 998 के पास, 2 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, के पास एक नुस्खा है कि राहुल गांधी कैसे इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं और राहुल गांधी कैसे 543 सीट ला सकते हैं। लेकिन उस नुस्खे का एक जो इंपॉर्टेंट पहलू रहता है वो ये है कि अगर वो उनका नुस्खा नहीं माने तो वो 2 सीटें भी नहीं लाने लायक रहेंगे। नुस्खा उन्हीं का मानेंगे तभी आएंगे, और उस नुस्खे की पहली शर्त ये होती है कि उनके साथ बैठ के राहुल गांधी से, कुछ उनका अपना काम नहीं है, राहुल गांधी को बता देना है मुझे कि बैठ के आप कैसे 543 लाएंगे, एक ऐसे चुटकी बजाते हुए आ जाएंगे। और अगर नहीं माने तो वो 2 सीटें नहीं, वो आधी सीट भी नहीं ला पाएंगे। तो इस तरह के, मतलब मेरे 99, मैं अपने सारे दोस्तों को इस
इस उसके साथ कि वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि मुझे सारे लोग यही मिलते हैं एक नुस्खे के साथ कि राहुल गांधी के लिए एक बढ़िया नुस्खा है, अगर किसी तरह से मामला पहुंच जाए वहां तो देखो क्या हो जाएगा। क्या कमिंग बैक इस पे देखिए, मुश्किल क्या हो रही है कि पिछली बार बिहार में 11 लोगों को टिकट दिया था नीतीश कुमार जी ने, मुस्लिम कैंडिडेट्स को। बीजेपी तो देते ही नहीं है, 11 में जीरो जीते थे। अब जो आरजेडी है उसके पास वहां पे 19, अगर मैं गलत नहीं, 19 या 17 विधायक मुस्लिम हैं। उसमें से 8 आरजेडी हैं, 5 एआईएमआईएम है, 4 या 5, हाँ 4 या 5 कांग्रेस हैं, 1 सीपीआई है। कुछ इस तरह से 19 का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सब इधर ही है इस बार। लेकिन एक चीज ये हो गई वक्फ बिल से, जो मेरी जो समझ है और जो मैं एनालिसिस कर पाता हूं, कि इस बार एक चीज हो गई है कि जो वक्फ बिल आया है उससे इंडिया गठबंधन को ही वो वोट जाएगा मुसलमानों का। अब इंडिया गठबंधन के ऊपर भी प्रेशर है और एआईएमआईएम के ऊपर भी प्रेशर है कि आप इंडिया गठबंधन में जाइए, और इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रेशर है कि आप इनको अकोमोडेट कीजिए। लेकिन किसी भी सूरत में वो आते हैं या नहीं आते हैं, इस बार एआईएमआईएम को अलग से अगर वो एक थर्ड आइडेंटिटी की तरह खड़े होकर इलेक्शन लड़ता है तो वो, मेरा अपना मानना है कि वो वोट उनको नहीं मिलने वाले हैं इस बार मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होकर इंडिया गठबंधन के पाले में गिर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार जी के 11 कैंडिडेट थे, या नीतीश कुमार जी को अब वो परसेंटेज टर्म से मुझे याद नहीं है, 2% है या 4% या 20, जो भी मुसलमानों का वोट का उनको मिलता था वो अब 0 हो जाएगा, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो वो जो लार्जर जो एक दिक्कत हुई, वो बीजेपी को तो मिलता नहीं था, वो बीजेपी को कभी नहीं मिलता था, तो बीजेपी के लिए वो कोई लॉस नहीं है, बीजेपी तो जान ही रही थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस रामविलास पासवान के लड़के होने की वजह से चिराग पासवान को भी ये फायदा था, क्योंकि केंद्र के पहले मंत्री थे जो गोधरा के बाद रामविलास जी ने जब इस्तीफा दिया था, ही वाज द फर्स्ट मिनिस्टर। तो किसी को भी ये याद रहता है, कि किसने क्या किया था। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि इससे नुकसान बीजेपी की सहयोगी दल में सबको है, बीजेपी को छोड़ के। और बीजेपी चाहती है कि सब इतने बौने होते जाएं कि उनके सामने अब कोई खड़ा नहीं, बैठने लायक भी ना रह जाए। कमल जी। आनंद सर, अभय सर, आपसे एक आखिरी सवाल है आज की बातचीत के लिए। जैसे आनंद सर ने कहा कि हर किसी के पास राहुल गांधी के लिए सुझाव का पिटारा होता है, मैंने भी सुझाव के पिटारे में से बहुत बार देखा है कि ये लोग सुझाव देते हैं कि जो जनाधार विहीन नेता हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो राजू शुक्ला को हटाया गया था, लेकिन फिर 1-2 दिन पहले खबर आई है कि उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का अस्थायी आमंत्रित सदस्य बना दिया गया है। तो जो राजू शुक्ला जैसे नेता हैं, आखिर उनका यूएसपी क्या है जिसके कारण से वो हमेशा रेलेवेंट बने रहते हैं कांग्रेस जैसी पार्टियों में? असल में देखिए, नेताओं को जो पद दिए जाते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं। मैं राजीव शुक्ला के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी करने की बजाय आमतौर पर मैं जिस तरह समझता हूं पदों के बंटवारे के बारे में, उसके बारे में बात कर रहा हूं। कुछ तो नेता ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, जिनके पास जमीनी आधार होता है, उसकी वजह से पार्टी में आगे बढ़ते हैं। कुछ नेता इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ उनकी विरासत अलग तरह की होती है, पेडिग्री अलग तरह की होती है, वो परिवार की वजह से आगे बढ़ते हैं, उसकी वजह से। और कुछ नेता इस प्रकार के होते हैं कि वो कुछ अदृश्य किस्म के काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमारी समझ में नहीं। ऐसा हम सोचते हैं फलाने को राज्यसभा क्यों दे दी गई, अब हम दिमाग खपा रहे हैं बैठे हुए। क्या पता है जिस पार्टी का वो कौन सा ऐसा काम करता है जो ऐसा काम ना किसी को कभी बताएगा, वो ना कोई जान पाएगा, और उसका लगातार काम करता रहेगा और वो लगातार राज्यसभा में बना रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा में बेकार में ही बना हुआ है और राज्यसभा देने वाला पागल है, कोई बुद्धिमान नेता नहीं है। ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे। कुछ नेता बाकायदा फिक्सर का काम करते हैं, इसको इधर से जोड़ना है, उसको बहुत तरह के काम। इसे कोई नेता हेलीकॉप्टर की जुगाड़, मुझे तो जहां तक समझ में आता है, जानकारी है, अमर सिंह जब मुलायम सिंह से पहली बार उनका रब्त जब्त शुरू हुआ तो मुलायम सिंह को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके लिए फटाफट हेलीकॉप्टर किराए पे ले आए, जुगाड़ कर दे, और कहीं विदेश वो जाए तो वहां वो उनकी मदद करे। ऐसे नेता की जरूरत थी मुलायम सिंह को। अमर सिंह ने वो जरूरत पूरी की। ये जरूरत तो कोई वैसा आदमी ही पूरी कर सकता था, लेकिन अमर सिंह राजनीतिक आदमी थे,
वो उद्योगपति भी थे, वो सब बातों को जानते थे, दुनिया घूमे हुए थे। उन्होंने इसकी जरूरत पूरी की। धीरे धीरे मुलायम सिंह को लगा कि भाई ये आदमी तो और भी हमारी मदद कर सकता है, और तरह की मदद कर सकता है। तो धीरे धीरे उनके वो खासुल खास होते चले गए। ऐसा तो नहीं है कि अमर सिंह के कहने से उत्तर प्रदेश के ठाकुर समाजवादी पार्टी को वोट कर देते हो, ऐसी बात तो कोई नहीं है। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अमर सिंह के आने से पहले ही राजपूतों में मुलायम सिंह के साथ हमदर्दी थी। राजपूत समाजवादी पार्टी के साथ था, उसका एक हिस्सा। अमर सिंह के आने से ऐसा नहीं है कि राजपूत उन्हीं के साथ आया हो उसमें। तो अलग अलग कारणों से लोग होते हैं। जहां तक राजीव शुक्ला का सवाल है, वो बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और एक टीवी चैनल के मालिक हैं। पत्रकारों में भी उनकी अच्छी खासी पैठ है। क्रिकेट की जो पूरी राजनीति है, जो क्रिकेट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए। क्रिकेट को छोटी चीज मत मानिए आप, क्रिकेट बहुत बड़ी चीज है। तो क्रिकेट की पूरी राजनीति है, उसमें उसके शीर्ष के 4-5 लोगों में शुक्ला, कभी हर व्यक्ति उन्हें जानता है, शुक्ला जी के नाम से जाने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी उनकी उपयोगिता है। उनके भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उनके संपर्क हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी उनके संपर्क हैं, कांग्रेस में तो हैं ही लगातार, कांग्रेस के अंदर। तो वो बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से उनको नेतृत्व में रखा जाता है। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और अभय कुमार दुबे जी से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार मैं फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।